जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। जब दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई है, एक तरफ अमेरिका का इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, दूसरी तरफ चाइना का साइलेंट एक्सप्रेशनिज्म। उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी चाइना और जापान विजिट पर जाने की तैयारी में है और ये विजिट्स कई सारे बड़े संकेत और बड़े सवालों को जन्म देते हैं। क्या ये डिप्लोमेसी है या फिर एक बैलेंसिंग एक्ट? क्या ये भारत फर्स्ट पॉलिसी का एक एक्सटेंशन है? कई सारे इससे सिग्नल निकल कर आते हैं कि क्या जो भारत है वो अपने कार्ड्स खुद लिखना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब यूएस दुनिया का जो ट्रेड लैंडस्केप है वो अपने टैरिफ से बदल रहा है, उस तरफ भारत कहाँ पर खड़ा है? क्या भारत एक नई इबारत लिखने वाला है? ये बड़े सवाल हैं आज के इस डिस्कशन में। इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, जो कुछ चल रहा है उससे बड़े सारे सवाल निकल कर आते हैं। जब अमेरिका और चाइना एक दूसरे पर इकोनॉमिक मिसाइल चला रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी चाइना और जापान विजिट पर जाते हैं, और जो कुछ और जिस तरह से टैरिफ्स बढ़ा रहा है अमेरिका भारत के ऊपर, उस सब के बीच में जो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो विजिट्स हैं, क्या संकेत हमें इससे मिलते हैं? क्या कुछ मैसेज मिलता है? क्या मैसेजिंग है ग्लोबली? देखिए, भारत के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाते जा रहे हैं ट्रम्प। पहले उन्होंने 25% किया, फिर इमीडिएटली 50% किया। उनके जो एक सेनेटर है लिंडसे ग्राम ने बोला था कि हम एक इकोनॉमिक बंकर बस्टर बॉम्ब डालने वाले हैं। अब ये सैंक्शन नहीं हो गया, एक एम्बार्गो जैसा हो गया, मतलब आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। और ट्रम्प ने अभी रिसेंटली भी बोला है कि और भी प्यूनिटिव सैंक्शंस आने वाले हैं। अब भारत को समझ में पहले से ही आ गया था कि ये ट्रम्प ऐसे ही करते रहेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री ने पहले ही बहुत सारे देशों की यात्रा की है। आपने देखा कि कैसे अग्रेसिवली उन्होंने जब ब्रिक्स समिट में भी गए थे तो उन्होंने 5 देशों की यात्रा की थी। उससे पहले जब G7 की समिट में गए थे तो वहाँ पे भी वो ग्रीस गए थे, क्रोएशिया गए थे। तो कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री को मालूम पड़ गया था कि अमेरिका मानने वाला नहीं है, और इसकी तैयारी के लिए वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन उन्होंने ऑलरेडी कर लिया है यूके के साथ, कनाडा के साथ रिस्टार्ट किया है। मेनी अदर कंट्रीज आर विलिंग टू डू दैट। अब आप ये देखिए, अमेरिका ने टैरिफ डाल दिया 25%, फिर 50% किया है, जिसके कारण भारतीय जो गुड्स है, जो अल्टीमेटली अमेरिकन कस्टमर्स यूज करते हैं, वो महंगा हो जाएगा। और अमेरिका चाहता है उसकी जो भारत जो उनको बेचता है जो गुड्स, वो शायद बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर डाइवर्ट करना चाहता है। जी। इसके लिए उसने पाकिस्तान को 19% टैरिफ पे रखा, बांग्लादेश को 20% पे रखा, भारत को 50% पे रखा है। सीधी बात है। अब भारत के जो प्रधानमंत्री है वो उसको समिट में जाने वाले हैं, और आपने देखा कि एससीओ की मीटिंग के लिए ऑलरेडी हमारे एनएसए एडवाइजर डोवाल जी जा चुके थे। उसके बाद राजनाथ सिंह जी गए थे, डिफेंस मिनिस्टर, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब गए थे। देखिए अमर जी, अब ऐसा है कि ग्राउंड वर्क हो गया था, और उसके बाद आपने देखा कि कैसे हमारे और चाइना के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं। मानसरोवर की यात्रा जो बंद हो गई थी उसको स्टार्ट किया गया। चाइनीज नेशनल्स को वीज़ा हम देना चालू कर रहे हैं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट हम 24% अलाउ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, और प्रोवाइडेड 76% इंडियन पार्टनर होगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होगा। तो ये जो विजिट जो चाइना की होगी स्को समिट में, जो अगस्त 31 और 1 तारीख, सितंबर 1 तारीख को है, वो 6 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मिलने जाएंगे आफ्टर द गलवान क्लैश। और उससे पहले वो जापान जाएंगे, और जापान से भी अगर जाके उन्होंने ये बता दिया है कि हम G7 के साथ भी हैं, हम स्को के साथ भी हैं। देखिए मैसेजिंग दोनों जगह गया है, मतलब जी। हम किसी ब्लॉक में नहीं है, हम ना तो यूरेशिया ब्लॉक में हैं, ना हम ट्रांस अटलांटिक ब्लॉक में हैं। हम दोनों जगह हैं जहाँ पे हमको तो ये मैसेजिंग। उमेश जी, हम कह सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट रहने वाली है चाइना और जापान की, इससे
एक क्लियर मैसेज ये जाता है, एक क्लियर सिग्नल ये जाता है कि भारत जो है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी वो अमेरिका के सिग्नल पर नहीं बल्कि दिल्ली के दिमाग से चलाता है। ये और ज्यादा मैसेज इससे और साफ हो जाता है। सीधा मतलब है कि हम अमेरिका से डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमको जो करना है हम करेंगे। हम बोल रहे हैं अमेरिका आप जाओ भाड़ में, आप अगर करना चाहते हो बिजनेस तो करो ठीक है, नहीं तो हम चाइना जाके हम अपना काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है वो चाहते हैं कि चाइना और इंडिया अपने डिफरेंसेस अगर घटा लेते हैं तो रिस्क का हम बना सकेंगे, दैट विल बी एन वैसे ऑल्टरनेटिव। आई एम सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ और मैं लेकिन यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चाइना और इंडिया जो है वो एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं। अगर चाइना और इंडिया अपना बॉर्डर इशू रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी ताकत को टक्कर दे सकते हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजॉल्व कराकर अमेरिका को बड़ी टक्कर दे सकते हैं और ये जो रिक ब्लॉक है ये बहुत पावरफुल एक ब्लॉक बनकर उभरेगा? देखिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, मैं बताता हूँ कैसे। भारत के पास रिसोर्सेस है, चाइना के पास भी रिसोर्सेस है, दोनों अभी रेयर अर्थ मिनरल्स में चाइना की बादशाह हो चुकी है। भारत वहां पे चाइना को कंपटीशन दे रहा है, अभी जैसे रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज लेके आएगा। सेकेंड, रशिया के पास भी रॉ मटेरियल्स है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स देख लीजिए, बाकी भी रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास भी है। अब ऐसी बात है अंबर जी कि भारत जो है अभी उसको फर्स्ट वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना जरूरी है। जो जहाँ पे भारत बहुत सारी स्कीम्स दे रहा है, पीएलआई की स्कीम्स, जिसके कारण यहाँ पे टॉय इंडस्ट्री चालू हो गई है इंडिया में, और बहुत सारे चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, जिसके कारण हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वायबल हो चुके हैं। अब भारत हर जगह से, मतलब आप देख लीजिए नमीबिया हो या घाना हो या अर्जेंटीना हो, वहां से भी वो ओट्स मंगा रहा है, वहां पे चाइना भी कर रहा है, तो वहां पे हम कम्पीट कर रहे हैं। पर कोलैबोरेशन कैसे करेंगे? जो चाइना है, चाइना में अपस्किलिंग हो चुकी है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो आज एआई पे बात कर रही है, वो आज क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रही है, वो रोबोटिक्स की बात कर रही है। हमारे यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसको अपस्किल करने में और चाइना की लेवल लाने में कम से कम 10 से 15 साल का समय लगेगा। तो जी। अब ऐसा हो सकता है कि जो लो लेवल मैन्युफैक्चरिंग है वो शायद भारत में शिफ्ट करने की बात करने की कोशिश करेगा चाइना, और चाइना हाई स्केल मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएगा, जहां पे अभी जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज है। मार्केट तो दोनों कंट्रीज के पास है, हम्म। मार्केट अपने हाथ में देख लीजिए, दोनों कंट्रीज के पास है। भारत अभी फिनिश प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो अभी भी चाइना से ही आते हैं। भले एप्पल के फोन्स देख लीजिए, भारत में असेंबल हो रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पे कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हो रही है, और कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने एक तरह से एक आइडिया भी दिया चाइना को कि आप 24% हम आपको अलाउ करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करिए, इंडियन पार्टनर को रखिए और भारत के अंदर कंपोनेंट्स बनाइए, उसके लिए पीएलआई स्कीम भी दिया। तो इस दौरान इसके थ्रू क्या होगा कि चाइना के जो लो लेवल प्रोडक्शन जो होते हैं वो भारत में होना चालू हो जाएगा, चाइना मूव करेगा हाई स्केल प्रोडक्शन पे। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये मेरा मानना है। जी। क्योंकि उमेश। कहीं ना कहीं आपको वो जो बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपको तो यू हैव टू कम ऑन अ कॉमन पेज, ट्रेड बढ़ाना है तो। जी। उमेश जी, आप जापान की बात कर लेते हैं कि क्या जापान के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस कॉर्पोरेशन पर फोकस करने का मतलब ये है कि जो भारत है वो क्वाड से ज्यादा इंडो पैसिफिक इंडस्ट्रियल जाइंट बनना चाहता है? देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, क्वाड इज डेड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से अपने एलाइज को ह्यूमिलिएट किया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया है, भले ही वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, ताइवान हो, इंडिया हो।
और चाइना जो हाईएस्ट रशियन ऑयल लेता है उसको 90 डे वेवर दिया, और ये निकी हेले ने कल बोल भी दिया। तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कॉर्ड की बलि चढ़ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया आना, अगर मेरे हिसाब से इस महीने अगर कोई डील नहीं होती है तो आप भूल जाइए, कॉर्ड का कोई औचित्य नहीं रहेगा। पर इंडो पैसिफिक में भारत ने अपनी पैठ बनाई है। इसके कारण आपने देखा है कि अब फिलीपाइंस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, फर्डिनांड मार्कोस, वहां पे हम अपने वेपन्स बेच रहे हैं। उसको देख के वियतनाम और इंडोनेशिया भी हमसे वेपन्स लेने के लिए रेडी है। सेकेंड, हम जापान के साथ भी एक तरह से अपने रिश्ते बढ़ा रहे हैं। जापान के साथ हम शायद हम उनके साथ कोई डिफेंस डील्स भी कर सकते हैं। और जापान ने हमारे 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अपना इंजन भी ऑफर कर दिया है जो 200 किलो न्यूटन्स का है। तो पॉसिबिलिटी है। सेकेंड, आप ये देखिए, जापान और रशिया के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग एक वॉर हुआ था, मतलब बहुत सेंचुरीज, मतलब उनका जो डिस्प्यूट है 115 ईयर्स का है। जापान और रशिया के बीच में 1910 के अंदर वॉर हुआ था। उस समय जापान ने रशिया को हरा दिया था। देखिए, ये सबसे बड़ी घटना है। एक छोटा सा राष्ट्र, एशियन राष्ट्र ने एक यूरोपियन महाशक्ति को हराया था, जिसके कारण उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। और वर्ल्ड वॉर के बाद आपको मालूम है जापान एक तरह से अमेरिकन वसाल स्टेट बन चुका है। शिंजो एबे ये कभी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जापान को अपनी ऑटोनॉमी मिल जाए, जो भारत अभी प्रैक्टिस कर रहा है। वो अलग बात है कि उनको असैसिनेट कर दिया गया। अब रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जापान और रशिया के बीच में तेल, जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है, रिज्यूम हो चुकी है। और इन दोनों के बीच में फैसिलिटेट जो कर सकती है, जो ताकत जो कर सकती है, वो भारत है। क्योंकि भारत सकलेन ऑयल फील्ड्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो शायद वो फैसिलिटेट कर सकता है ये काम ऑयल सप्लाई के लिए। इसके लिए वो यहाँ पे भी भारत का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक चीज है कि जापान अभी अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है। जापान अग्रेसिव भी हो रहा है। अमेरिका के जो बॉन्ड्स है, जो उसके पास $1 ट्रिलियन प्लस है, उसको वो धीरे धीरे कम करता जा रहा है। उसके ऊपर भी शायद बात हो सकती है कि कैसे किया जाए। सेकेंड, जो इंडो पैसिफिक है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आपको मालूम है हमने अभी एक ट्रीटी की है कि हम वहां पे हमारी जो डीआरडीओ और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस रिसर्च फर्म है, वो लोग मिलके कुछ सोनार डिटेक्शन डिवाइस बनाएंगे जो अंडरग्राउंड ऑटोनोमस व्हीकल्स जो पानी में चलते हैं और सबमरीन चलते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि चाइनीज सबमरीन जैसे भारत के आईओआर में आती है, इंडियन ओशन रीजन में, वैसे ही वो ऑस्ट्रेलियन वाटर्स में भी जाती है। तो वहां पे एक तरह से भारत चाइना को भी सिग्नल कर रहा है कि हम आपकी एरिया में आ रहे हैं, आपके एलाइज के साथ हम उनके साथ कोऑपरेशन रखेंगे, आपके साथ भी कोलैबोरेशन करने को तैयार है, कंपटीशन भी करेंगे। देखिए, दोनों चीज दिया जा रहा है, मैसेजिंग दोनों जगह जा रहा है। बिल्कुल। और अब देखिए, रशिया चाहता है कि भारत और उसके बीच में पेमेंट सिस्टम में इंटरलिंक हो जाए। अब ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला ने कल बोल दिया कि मैं बुलाना चाहूंगा तो मैं मोदी को फोन करूंगा, मैं शी जिनपिंग को फोन करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रहा है। ब्रिक्स के अंदर पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करने की बात हो रही है। आपने सुना होगा एम्ब्रिज प्रोजेक्ट जो चाइना चला रहा है। अब ऐसा है कि भारत का यूपीआई रशियन मीर के साथ अगर कोलैबोरेट कर लेता है और चाइना का क्रॉस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम ईरान का, ब्राजील का आपस में कर लेते हैं, तो इसके कारण डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड कम होने लग जाएगा। आपको मालूम होगा कि चाइना भी अपनी लोकल करेंसी में अपने ट्रेड प्रमोट कर रहा है, भारत भी प्रमोट कर रहा है। 2 साल पहले हमने
सऊदी अरेबिया को पेमेंट किया था क्रूड का, रुपीस में किया था। इसके कारण बताया जाता है कि अमेरिका का जो डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड है वो कम हो गया है। अब अमेरिका इसी कारण भारत से नाराज है कि भारत धीरे धीरे यूपी को इंटरनेशनलाइज कर रहा है, हम हमारे यूपीआई को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, हम हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, हम उनके एक तरह से फ्रंटलाइन स्टेट नहीं बन रहे चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके लिए लास्ट ईयर उन्होंने शेख हसीना को हटाया क्योंकि उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था। ओके। अभी बताया जाता है कि मुल्ला मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे वो किसी जनरल के वैलेडिक्टरी फंक्शन में जाएंगे और उससे पहले उन्होंने एक अमेरिकन जनरल को निशान इम्तियाज दिया है जो पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। तो ऐसा है कि अब ईस्टर्न फ्रंट में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और ऐसा है कि फरवरी 2026 में बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं, तो कहीं ना कहीं अगस्त से लेकर दिसंबर तक बॉर्डर में एक तरह से एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और मई में 2026 में बंगाल में असेंबली इलेक्शंस है, उस समय इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो भारत सरकार को दोनों चीजें मालूम है, इसके लिए आपने देखा है कि जितने भी थ्रेट्स हो सके उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अल्फा के 3 बड़े लीडर्स को हमने म्यांमार में न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने तो नहीं माना पर अल्फा ने बोला ये बात। बिल्कुल। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जब हम देखते हैं वो जापान भी जाते हैं तो क्वाड की बात होती है, प्लस फिर चाइना जाते हैं तो ब्रिक्स की बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंसिंग एक्ट है या ये कहें कि जो फॉरेन पॉलिसी है या हम फेंस सेटिंग स्ट्रेटेजी कहें इसको, भारत अपने हिसाब से खेल रहा है, वो सबको एक मैसेजिंग दे रहा है कि भैया हम उधर भी जाएंगे, हम इधर भी जाएंगे, जहां हमको फायदा होगा हम वहां पे जाएंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि क्या बॉर्डर जो हमारा इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है, ये सबसे बड़ा इसमें सवाल है। देखिए बहुत सारे स्पेकुलेशन ये आ रहा है कि शायद मोदी जी बात करेंगे कि आप ताइवान ले लीजिए, हम पीओजे के लेंगे। देखिए अभी मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड इन्वॉल्विंग देमसेल्फ इन पाकिस्तान, एक तरह से वहां पे भी शिफ्ट हो रहा है। तो ये बहुत रैपिडली इवॉल्विंग चीज है, इसके बारे में इमीडिएटली मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना ही अभी आई कैन जस्ट से दिस थिंग्स राइट नाउ। सेकेंड, आप ये देख लीजिए कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखेगा। भारत एक तरह से जो उसको अगर रशिया के साथ आर्कटिक के अंदर चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट है उसको एक्टिवेट करेगा और ज्यादा करेगा। रशिया से इंपोर्ट भी बहुत सारा बढ़ने वाला है। भारत के 10 लाख मजदूर उधर जाएंगे जो ब्लू कॉलर जॉब्स करेंगे व्लादिवोस्टोक और दूसरे एरियाज में। तो कहीं ना कहीं इंडिया का ज्यादा इंटरग्रेशन होने वाला है रशिया के साथ। चाइना के साथ तो ऑप्टिक्स के लिए जा रहे हैं, ट्रम्प को एक तरह से सबक सिखाना है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपने इकोनॉमिक बंकर बस्टर मिसाइल्स बॉम्ब्स अपने पास रखिए, हम आपको कारपेट बॉम्बिंग से डेटोनेट कर देंगे, हम सिर्फ साइलेंटली काम करेंगे, आपकी जमीन हट जाएगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और भारत ने वो कर रहे हैं। भारत डिफेंस में देखिए बढ़ रहा है, ऑयल के पेमेंट्स हम रुपीज में कर रहे हैं, हमारा यूपीआई को बढ़ा रहे हैं, अपने खुद के सप्लाई रूट्स बढ़ा रहे हैं। देखिए दो चीज है, आईमैक भी एक तरह से भूल जाइए, वो भी होने वाला नहीं है अभी, इसको आईमैक खत्म हो चुका है। और भारत अपनी जो डिफेंस टाइज है रशिया के साथ, भले ही वो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हो या Su-57E हो, S-70 अल्ट्रा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल हो, RD-77 मिसाइल्स हो, और भी ज्यादा जो जितने भी वेपन सिस्टम्स होगा, सुकोई का अपग्रेड होगा, 177S इंजन हो, सबकी बात आराम से कर सकता है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। कर क्या लिया, 50 से 500 कर दोगे, कर दो। अब तो आराम से कर लिया। डोवाल साहब ने तो कल डिफेंस की बातें चालू भी कर दी है।
डोवाल साहब आएंगे तो इमीडिएटली 15-16 तारीख को जयशंकर साहब जा रहे हैं, उसके बाद पुतिन आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को तो हम बोल देंगे गेट आउट, हमें जरूरत नहीं है आपकी, हम उनको बुलाने वाले भी नहीं है। जी, तो अब देखते हैं कि ये जो यूएस का ट्रेड जो वॉर है, जिससे वो दुनिया भर का जो ट्रेड लैंडस्केप बदलने की कोशिश कर रहे हैं अपने टैरिफ वॉर से, इसका असर क्या होता है। और इस सब में भारत जो नई शुरुआत कर रहा है यूएस की ना सुनकर अपनी टर्म्स पे काम करने की, ये क्या कुछ बदलाव दुनिया में लेकर आने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही दिनों में चाइना और जापान के विजिट पर होंगे, तो अब देखते हैं कि इस सबसे और आगे क्या कुछ निकल कर आता है। महेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया।